नमस्कार। आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। दो ऐसी घटनाएं हुई हैं, दो ऐसी बैठकें हुई हैं जिनसे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय होनी है। ये नहीं कह सकते हैं कि आज ही की बैठक में वो दिशा तय हो गई है या किस तरह का मुकाबला होगा ये तय हो गया है या मैदान सज गया है। ये प्राइमरी बैठक थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक थी और दूसरी ओर एक विपक्षी पार्टियों की बैठक थी जिसमें अभी ये तय नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा। तो ये प्राथमिक बैठक थी, प्रिलिमिनरी बैठक थी और ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ की सेनाएं क्या क्या होंगी ये मोटे तौर पर तय हो गई हैं। क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, सीटों का तालमेल किस तरह से होगा। जो दोनों गठबंधन आज जिनकी बैठक हुई उनके बीच, उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके बीच सीटें कैसे बटेंगी ये सब कुछ अभी नहीं तय हुआ है। ये तय होने में अभी समय लगेगा। लोकसभा चुनाव में वैसे भी अभी समय है, लेकिन उससे पहले एक मोटा मोटी रूपरेखा बन गई है। और बेंगलुरु में जो 26 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है उन्होंने अपने गठबंधन का नाम तय कर लिया है। ये सबसे बड़ी बात है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है। पहले अगर खबरों की बात करें जो आज की खबर है, तो खबर यह है कि आज सुबह 12 बजे से बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक शुरू हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी सदारत कर रहे थे और उन्होंने बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने ही बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया होगा। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। पिछले कुछ समय से, पिछले 8-9 साल से प्रधानमंत्री ने कई एक्रोनिम्स बनाए। बहुत लुभावने से एक्रोनिम्स होते थे। कई योजनाओं के नाम ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स रखे जाते थे जिनसे लोगों को तत्काल वो बातें दिमाग में बैठे। तो उसी परंपरा को एक तरह से आगे बढ़ाया है और विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। इसके पहले जो अलायंस होता था वो इस तरह से इतने लंबे नाम वाले अलायंस नहीं होते थे। एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यूपीए है, उसके पहले लोकतांत्रिक मोर्चा था, संयुक्त मोर्चा था। इस तरह के मोर्चे बनते थे, इस तरह के नाम होते थे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस ने जो बनाया था वो संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका नाम था। तो इस तरह के छोटे छोटे नाम रखे जाते थे। लेकिन इस बार एक लंबा सा नाम रखा क्योंकि उससे इंडिया शब्द बनाना था अपोजिशन की पार्टियों को, ताकि वो एनडीए वर्सेज इंडिया का मुकाबला दिखा सके कि एक तरफ इंडिया है, असली इंडिया, जिसको राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता कहते हैं कि असली इंडिया ये है। और ये बार बार कहते रहे हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए अलायंस का नाम इंडिया रखा गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बेंगलुरु की बैठक में ये नाम रखा गया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। ये होगा। और ये नारा भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। चक दे इंडिया के नारे लगने लगे और एनडीए वर्सेज इंडिया और कुछ जगह पर मोदी वर्सेज इंडिया की बात कही जाने लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह जो इंडिया है, इंक्लूसिव अलायंस है, जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है उसके खिलाफ, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है एनडीए है उसके खिलाफ एक वैकल्पिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। ये बात भी बरसों से होती रही है कि सिर्फ गठबंधन बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टियों का एकजुट हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या वैकल्पिक दृष्टिकोण या क्या वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करते हैं जो एनडीए का विचार है उसके मुकाबले। तो ये आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एक एजेंडा पेश करेंगे जो वैकल्पिक एजेंडा होगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि 11 लोगों की एक समन्वय समिति बनेगी जो तमाम पार्टियों के बीच में तालमेल सुनिश्चित करेगी और जो भी मुद्दे होंगे जिसके उन सबको सुनने के बाद उसका रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। समन्वयक का फैसला कहा जा रहा है कि अगली बैठक में तय कर लिया जाएगा। जो इन 11 लोगों की समन्वय समिति को हेड करेगा उसका नाम अभी अगली बैठक में तय होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बताया कि अगली बैठक मुंबई में होगी। तो ये आज की खबर है। और दूसरी तरफ जब उनकी बैठक समाप्त हुई, जब बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक समाप्त हुई, उसके बाद दिल्ली में सत्ता पक्ष की एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शुरू हुई। एनडीए के 25 साल पूरे हुए हैं, इस बहाने यह बैठक हुई है।
लेकिन एनडीए का 25 साल पूरा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के सहयोगियों की बड़ी संख्या दिखाई और मीडिया में यह नैरेटिव बनाया गया कि जो एनडीए है वो अभी से भारी है विपक्षी गठबंधन के ऊपर, जिसका नाम अब इंडिया रखा गया है। एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हुई, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सब आजमाए हुए सहयोगी हैं। अभी उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, आजमाए हुए सहयोगियों के बारे में। लेकिन उन्होंने इसके पहले, इस बैठक के पहले कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों के ऊपर बड़ा जोरदार हमला किया। उन्होंने ये कहा कि ये सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उन्होंने बहुत जोरदार ये किया, भ्रष्टाचार की से रक्षा के लिए, परिवार को बचाने के लिए ये विपक्षी पार्टियां जुट रही हैं। उन्होंने बड़े आक्रामक तेवर दिखाए। तो ये आमतौर पर कोई भी व्यक्ति, नेता खासतौर से आक्रामक तब होता है जब उसको सामने से कोई चुनौती आती हुई दिखती है। तो इससे एक बात तो तय हो गई है कि एक चुनौती आती हुई दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनडीए को। और वो चुनौती क्यों दिख रही है, कैसे दिख रही है, इसको भी इस बात से समझें कि जब पहली बैठक हुई पटना में 23 जून को विपक्षी पार्टियों की, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक की रूपरेखा बनी है। जब पहले तक इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जब सारी पार्टियां पटना में जुट गईं और लगा कि ये इनके बीच सचमुच का एक अलायंस बन सकता है, तो बीजेपी ने उसको गंभीरता से लिया और आज 38 पार्टियों की एक बैठक की। आज शाम में दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक हुई। सभी लोगों ने खड़े होकर के प्रधानमंत्री आगे, उनके साथ कई नेता खड़े हुए, जिसमें अन्ना डीएमके के सहयोगी और उनके जो तमाम सहयोगी पार्टियां थी वो सब एक लाइन से खड़े हुए और उन सबकी एक फोटो खींची गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब आजमाए हुए सहयोगी हैं। अब आजमाए हुए सहयोगियों की स्थिति यह है, या फिर उधर की भी बात करें जो अपोजिशन का मोर्चा था, वहां भी सबने कहा कि सब एक समान विचार वाली पार्टियां हैं। लेकिन अब इसमें कई कंट्राडिक्शंस हैं। अब वो समान विचार वाली जो पार्टियां बेंगलुरु में जुटी, उनमें से कई पार्टियां पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह चुकी हैं या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रह चुकी हैं। ममता बनर्जी एनडीए में रह चुकी हैं, उस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं एनडीए की सरकार में। हेमंत सोरेन की पार्टी एनडीए में रह चुकी है, बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, चला चुकी है। डीएमके के लोग बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं केंद्र में और उनके लोग मंत्री रहे हैं। तो अनेक पार्टियां हैं जिनके नेता पहले बीजेपी के साथ थे, आज बेशक समान विचारधारा के नाम पर आज कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ बैठे हुए थे और वो विचार कर रहे थे, एक कॉमन एनिमी के तौर पर बीजेपी से लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। इधर भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो पहले उधर रही हैं और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण प्रफुल्ल पटेल थे, जो प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे लाइन में और उन फोटो खिंचवा रहे थे। 23 जून की पटना की बैठक में वो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के साथ गए थे वहां और विपक्षी खेमे के साथ फोटो खिंचवाई थी। आज इस खेमे में फोटो खिंचवा रहे थे। एक और दिलचस्प चीज है इस दोनों गठबंधन की दोनों बैठकों के बारे में कि कई पार्टियां ऐसी हैं जिसमें से आधी पार्टी इधर है के नेता इधर है, आधी पार्टी के नेता उधर है। जैसे एनसीपी है, उसके नेता शरद पवार उधर थे और दूसरे खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल इधर दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे थे। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल यहाँ मौजूद थी, अपना दल की नेता, और उनकी माँ, अपना दल कमेरावादी एक दूसरा ग्रुप है जिसकी नेता के तौर पर उनकी माँ वहाँ बेंगलुरु में थी। इसी तरह से शिवसेना का एक खेमा यहाँ था, एकनाथ शिंदे यहाँ मौजूद थे, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और शिवसेना के दूसरे खेमे के नेता उद्धव ठाकरे मुंबई में वहाँ बेंगलुरु में फोटो खिंचवा रहे थे। एनसीपी के 2 खेमे हैं, माफ करिएगा एलजेपी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके 2 खेमे हैं और दोनों खेमों के जो नेता हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस, वो चाचा भतीजे एक लाइन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो ये तमाम कंट्राडिक्शन है। पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की अजीबोगरीब चीजें, विरोधाभास होते हैं इस तरह के, वो भी आज देखने को मिला। तो अब ये थी खबरें। अब खबरों के बाद सवाल ये है कि इससे क्या होगा। ये जो आज शक्ति प्रदर्शन हुआ, एक तरफ 38 पार्टियों का, दूसरी तरफ 26 पार्टियों का, उसका लब्बो-लुआब क्या है, उससे क्या राजनीति की कौन सी दिशा तय होगी, राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, क्या ये तय होगा उससे। अब वो राजनीतिक दिशा तय होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि बीजेपी के पास जो नरेंद्र मोदी के नाम का एडवांटेज था, उस एडवांटेज को बीजेपी ने गंवा दिया है। अभी तक एक एडवांटेज था और यह था कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं कि उनसे मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। दूसरा नैरेटिव यह था कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, अकेले मोदी से लड़ने के लिए 26 पार्टियां एकजुट हो रही हैं और इसको तरह तरह से सोशल मीडिया में कहा जाता था कि शेर अकेला है और उससे लड़ने के लिए गीदड़ एकजुट हो रहे हैं। ये नैरेटिव बनाया गया था और निश्चित रूप से बीजेपी और उसके समर्थक इस नैरेटिव को चला रहे थे। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा था कि वो अकेले सबके ऊपर भारी हैं।
तो इससे जो एक नैरेटिव बना था कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बाकी सब, एक बनाम वन वर्सेज ऑल की लड़ाई थी ये। और ये इससे ये कई लोगों को, जो पुराने लोग हैं या जिनको राजनीतिक इतिहास का ज्ञान है, उनको इंदिरा गांधी की याद आती थी, जब इंदिरा गांधी कहती थी कि मैं देश से गरीबी मिटाने के लिए लड़ रही हूँ और ये मुझे हटाने के लिए लड़ रहे हैं। और इंदिरा गांधी को लेकर के नारा लगता था जब वो चिकमगलूर में लड़ने गई थी कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। तो एक शेरनी 100 लंगूर का नारा इंदिरा गांधी के लिए लगा था, और उसी तरह से नरेंद्र मोदी के लिए लग रहा था कि एक शेर और 100 सियार एक तरफ हो रहे हैं। अब वो नैरेटिव खत्म हो गया है और ये बीजेपी ने खुद से किया है, और इसको एक बड़ी रणनीतिक भूल कह सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि बीजेपी को लग रहा हो कि 38 पार्टियां दिखा करके और उसकी ताकत बड़ी होगी और ये मैसेज जाएगा कि वो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उससे मजबूती का नहीं, कमजोरी का मैसेज जाएगा। और और इसके साथ ही जैसे ही 38 पार्टियों के जुटने की बात आई, वैसे ही सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब कैसे किस तरह से आपका एक का और शेर होने का सारा नैरेटिव कहाँ चला गया। ये कहा जाने लगा कि शेर अब थक गया है, या बूढ़ा हो गया है, या रास्ता भटक गया है, या शेर को भी सियारों की और गीदड़ों की ज़रूरत है दूसरी तरफ के लोगों से लड़ने के लिए। तो ये जो नैरेटिव था कि अकेले सब पर भारी हैं, वो खत्म हो गया। एडवांटेज उधर चला गया विपक्ष के साथ, वो एडवांटेज ये चला गया कि उनके पास सचमुच कोई नेता नहीं था नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए। लेकिन अब ये बात ही नहीं होगी कि उनको नरेंद्र मोदी से लड़ना है। अब ये होगा कि 38 पार्टियों वाले एनडीए से लड़ना है, और एनडीए वर्सेज इंडिया हो गया। तो वहां अब नेता चुनने का जो दबाव होगा, वो दबाव कम होगा। अब बीजेपी ये नहीं कहेगी, या कहेगी भी तो उसको बहुत दमदार तरीके से नहीं लिया जाएगा कि उसको अपना नेता चुनना चाहिए और नेता तय करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए। क्योंकि अब इधर भी अकेले नरेंद्र मोदी या अकेले बीजेपी नहीं लड़ रही है, इधर से 38 पार्टियां लड़ रही हैं। और जब भी सत्तारूढ़ पार्टियां गठबंधन बनाती हैं तो उनको मुश्किल आती है। 10 साल राज चलाने के बाद जो पार्टी अगर गठबंधन बनाती है, तो ये मैसेज जाएगा कि अब वो अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पिछली बार इस तरह की कोई कवायद नहीं हुई थी। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी होगी 10 साल की, वो बाकी सहयोगी पार्टियों पर भी ट्रांसफर होगी। ये एक बड़ी चीज़ है जिसका नुकसान सहयोगी पार्टियों को हो सकता है। अगर संख्या के हिसाब से देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो बीजेपी और उसका अलायंस बहुत मजबूत है। अकेले बीजेपी भी बहुत मजबूत है। पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी 224 सीटें ऐसी रही हैं जिन पर 50% से ज़्यादा वोट लेकर के जीती है। तो उतना वोट अगर समूचा अपोजिशन एकजुट हो जाए तब भी उतना वोट नहीं ला सकता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला हुआ है। अगर बीजेपी अलायंस की बात करें तो पिछले चुनाव में 45% वोट बीजेपी अलायंस को मिला हुआ था। अकेले बीजेपी को 37.6% वोट आए थे, और समूचा अपोजिशन जो अभी इकट्ठा हुआ है, वो सब मिल करके भी 38% पहुंचे थे, जितना बीजेपी को अकेले वोट आया था। और ये नहीं हो सकता है कि बीजेपी अलायंस को जो 45% वोट मिला था, अगर वो आज इस बार रिपीट करे तो बाकी 55% वोट अपोजिशन के मोर्चे को मिल जाएगा। क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो अभी न इधर हैं न उधर हैं, और उसमें वो बड़ी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं। तेलंगाना में सरकार चला रही भारत राष्ट्र समिति, ओडिशा में सरकार चला रही बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, और वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी, पंजाब की पार्टी अकाली दल, इन सब का अभी तय नहीं है। ये सब अभी अलग अलग है। तो ये नहीं हो सकता है कि अपोजिशन का सारा वोट अपोजिशन की पार्टियों को ही चला जाएगा, या अपोजिशन का ये जो मोर्चा बना है इंडिया, इसको चला जाएगा। इंडिया का जो इंडिया नाम से जो अलायंस बना है, उसकी उम्मीद ये हो सकती है कि 10 साल की सत्ता विरोधी जो लहर है, उससे एनडीए का वोट कम हो, और वो वोट कम होगा तो एक एनडीए का वोट जा सकता है, सत्ता विरोधी वोट सारा एक तरह से उस मोर्चे को जा सकता है जो सरकार से लड़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा उनकी दूसरी उम्मीद यह है कि बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ अगर विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं तो उसका सामाजिक समीकरण काम करेगा। उसके सामाजिक समीकरण के हिसाब से वोट एकजुट होगा, वोट बटेगा नहीं, और दूसरे जो सत्ता विरोधी वोट है वो एक तरफ उनके साथ आ जाएगा, और तब वो बीजेपी को हरा लेंगे। इस गणित पर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो अलायंस है वो तय किया गया है दोनों तरफ, मतलब अपोजिशन का और बीजेपी का अलायंस है कि अपना सामाजिक समीकरण मजबूत कर रहा है। जो उसका कोर वोट है उसमें पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, ये सारे वोट उसको जोड़ने हैं, अपने वोट का आधार बढ़ाना है, अपना जो उसका जो गठबंधन है उसमें इंद्रधनुष की तरह और सारे रंग जोड़ने हैं। तो ये सोच करके एनडीए की बैठक हुई है, और दूसरी तरफ सत्ता विरोधी वोट को एक जगह पोलराइज करने के लिए इंडिया जो अलायंस है उसकी बैठक हुई है।
अब अगली बैठक जब होगी मुंबई में, तब ये तय होगा कि उनकी लड़ाई किस तरह से होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।